वेलकम है आपके मैग्नेटिक साइंस के एक नए प्लेटफॉर्म पर और लेक्चर नंबर 2 क्लास 10 साइंस के मैं एमएस आपके साथ जुड़ गया हूँ एक और नए लेक्चर के लिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं एक और नए लेक्चर के लिए आपके साथ जरूर जुड़ूंगा और मैं अपनी बात का पक्का रहा। तो आपने भी कहा था सर हम आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, तो आप भी अपने वादे के पक्के रहें। ओके, तो देखिए बेटा, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो वो लेक्चर नंबर 1 को पहले जल्दी से जाकर देख कर आए, ताकि उसकी चीज़ें यहाँ पर आप कंटिन्यू कर पाएँ। उसमें टॉपिक भी कई सारे बताए गए थे और वो भी बोर्ड के लिहाज से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है। यूपी बोर्ड के बच्चे उस लेक्चर को जरा सा भी मिस ना करें। क्लास 10 के बच्चे अच्छे परसेंटेज लानी है, तो इसलिए ऐसे चैप्टर को अपना एकदम फंटेस्टिक चैप्टर बना लें। इस चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। ओके, तब कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक में बेटा हमने क्या रीड किया था, क्या स्टडी की थी, तो वो देख लीजिए। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो हमें आज रीड करना है। इससे पहले हमने प्रतिरोध पढ़ा था, विद्युत प्रतिरोध। तो देखिए, प्रतिरोध को कई सारी चीजें होती हैं वो प्रभावित करती हैं। क्या करती हैं? प्रभावित। अब जैसे मान लो प्रतिरोध है, वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के ताप पर निर्भर करता है ना, और पदार्थ पर निर्भर करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ज्यादा देरी न करते हुए मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करने जाता हूँ। तो पहला हम देखते हैं चालक की लंबाई। चालक की लंबाई, तो चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, क्या होता है? देखिए, जो आपका विद्युत प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या कह सकते हैं हम? विद्युत प्रतिरोध, या हम ये कह सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, विद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के कैसे होता है? समानुपाती। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? R अनुक्रमानुपाती है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी कि R है वो L के समानुपाती होता है। अब आगे का पॉइंट क्या है देखिए, दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर आपको ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर राइट है। ठीक है, अगर दिखाई दे रहा है तो और अच्छी बात है। तो देखिए, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, वो आप अनुप्रस्थ काट क्या होता है। जैसे आपका कोई चालक तार है, क्या है? चालक तार। यहाँ बेटा आप चालक लिख सकते हो, तार लिख सकते हो। ठीक है, बात को समझना है। तो जैसे मान लो एक तार है, वो मोटा तो होता ही। यदि इस तार को हम क्या करते हैं? कट करते हैं, एक कट करते हैं। कैसे कटना? तो ये बेटा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो एरिया है, जो मैंने रंग दिया है कलरफुल एरिया, ये एरिया बेटा क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ काट। और ये एरिया को जब हम ऐसे देखेंगे, अभी कैसा है, जब इसको ऐसे देखा जाएगा तो ये कुछ गोल बनेगा, वृत्ताकार, है ना। अब इस तार की त्रिज्या दी जा सकती है, तार की मोटाई दी जा सकती है, जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका क्षेत्रफल देते हैं और इसी क्षेत्रफल को बोलते हैं बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? अब देखते हैं कैसे निर्भर करता है। तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो समझिए बात को, जो वैद्युत प्रतिरोध है
विद्युत प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ठीक है, ये मैंने लिख दिया, पूरा लिख देता हूं। ये देखिए, तो देखिए विद्युत प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विद्युत अनुपाती होता है। बात क्या, जैसे जैसे जो चालक कार होगा जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ही विद्युत प्रतिरोध कम, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि अगर उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा, तो विद्युत प्रतिरोध उसका कम होगा, ठीक है। और यदि चालक की लंबाई ज्यादा होगी तो उसका विद्युत प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। या हम ये कह सकते हैं चालक की लंबाई बढ़ाओगे तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो विद्युत प्रतिरोध घटेगा। बात समझ में आई बेटा? तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर है वो विद्युत अनुपाती है किसके, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विद्युत अनुपाती होता है। ये बात आगे देखिए बेटा, तीसरा ताप, इसको हम ज्यादा नहीं, हम धीरे कर सकते हैं। ये ताप पर निर्भर करता है, यदि हम चालक का ताप बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, यदि हम चालक का क्या बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। ओके, अब यहां से बेटा यदि हम इन दोनों कथनों को लें, ठीक है, इन दोनों कथनों को लें तो इन दोनों कथनों से क्या देखें, आर है वो समानुपाती है के, लेकिन विद्युत अनुपाती एक है। इन दोनों से यदि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा रो, ठीक है, और एल बटे ए। जानते बेटा ये रो क्या होता है, नहीं पता ना? देखिए क्या होता है, देखिए बेटा ये रो क्या होता है, पहले इसको हम बंद कर देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, है ना सर, ये रो क्या है बता दो। तो रो क्या है देखते हैं। तो रो बेटा यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक है, क्योंकि ये समानुपाती का चिन्ह हटाया है, उसकी जगह मैंने एक नियतांक लिया है जिसे मैं रो लिख रहा हूं, तो इसलिए मेरे लिए समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है। नेक्स्ट पेज पर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पूरा जो जानेंगे हम रो के बारे में जानेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानेंगे, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है, क्या है, चालक की लंबाई, तो विद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई के एल के समानुपाती, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, विद्युत प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विद्युत अनुपाती होता है, आर विद्युत अनुपाती है, और ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। और यहाँ से मैंने ये निकाले इन दोनों को एक साथ रख के आर अनुपाती एल अपॉन ए चिन्ह हटाया रो, एल अपॉन ए, रो क्या है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो मैं इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इससे पहले हमने देखा था जब आर हम लिख रहे थे, आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये लिख रहे थे, आर बराबर रो एल अपॉन ए लिख रहे थे कि नहीं,
तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो फोन आ रहा है, ठीक है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये लिख दिया। आप इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है। इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि एक कथन लिख सकते हैं अच्छा सा, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं, यदि हम चालक की लंबाई एल, इसको मान लें 1 मीटर और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हम ए हम मान ले बेटा कितना, 1 मीटर स्क्वायर। तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो बेटा क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। कथन में हम क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनना, ठीक है। यदि चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ठीक है कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक का प्रतिरोध हो, तो चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है बेटा, चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ठीक है कहलाता है। तो यहां मैंने ये स्टेटमेंट राइट कर दिया, ठीक है। तो आप डेफिनेशन क्या कह सकते हैं इसकी, यदि चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक का प्रतिरोध बेटा क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कैसे कहलाता है, इधर देखिए आप जल्दी से कि R बराबर रो L अपॉन A, L का मान रहे हो आप 1 मीटर और A का मान रहे हो 1 मीटर स्क्वायर। तो आप रो बराबर क्या लिखोगे, R, ठीक है, ये R बराबर रो लाओगे, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो R के बराबर हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में आपको। तो अब इसके मात्रक की बात करते हैं। बेटा आपको इतनी देर से पता ही चल गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त करते हैं। मात्रक देखिए बेटा, मात्रक क्या होता है, यदि आप रो का मान निकालो इन सभी से, तो कैलकुलेट करके रो का मान क्या निकलेगा, रो बराबर RA अपॉन में L, ठीक है। यूनिट देखिए, R की यूनिट ओम लगाओगे, A की लगाओगे मीटर स्क्वायर, बट्टे में L की लगाओगे मीटर, मीटर से मीटर कट कर दोगे स्क्वायर, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर। क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर। तो रो का जो मान आया है क्या आया है, ओम मीटर, मान नहीं मात्रक, ध्यान दीजिए, ठीक है। रो का जो मात्रक है बेटा क्या है बेटा, ओम मीटर होता है। अगर बात समझ में आ रही है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, आप अपना दिल की जो बातें हैं, दिमाग की बातें हैं, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। बात तो समझ में आ रही है। अगर इससे पहले ये पढ़ा है तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आज सीख लिया, बोर्ड में नंबर पक्के कर लेना। विशेष प्रतिरोध और इसके क्या कहते हैं आंतरिक प्रश्न, न्यूमेरिकल की वीडियो भी हम जल्दी से बना देंगे, लेकिन आपको थ्योरी भी आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा प्रतिरोधों के संयोजन की, तो नेक्स्ट पेज के लिए भी बने रहेंगे। तो आप बने रहेंगे हमारे पेज पर। अब देखिए प्रतिरोधों का संयोजन, कम्युनिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, इसमें क्या होता है, कई सारे प्रतिरोध होते हैं, उनके एक ही परत में लगा के सल्टा दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपको इसमें सीखना होगा कि कई सारे परत में प्रतिरोध लगे, उन परत का जो प्रतिरोध है उसकी एक वैल्यू कैसे निकालना, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करते हैं, वो फॉर्मूला पहले हम डेरिवेट कर लेते हैं, ठीक है, उसका निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दो टाइप से पढ़ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। पहला आप पढ़ेंगे बेटा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे बेटा आप समांतर क्रम संयोजन,
जिसका दूसरा नाम होता है बेटा पार्श्व क्रम संयोजन। इंग्लिश में बात करें इसको सीरीज कम्युनिकेशन कहते हैं, इसको पैरेलल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधों के संयोजन में सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है वो देखते हैं। क्या है बेटा? जय श्री राम। श्रेणी क्रम संयोजन, तो देखिए क्या है श्रेणी क्रम संयोजन। अगर मेरे पे एक प्रतिरोध है, ठीक है, ये इसका मान मैंने R1 माना, दूसरा प्रतिरोध है इसका मान मैंने R2 माना, तीसरा प्रतिरोध है इसका मैंने मान लिया R3। ठीक है, तीनों को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस। अब आपको समझो, अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हैं तो उनके बीच है उनके सिरों पर लगने वाला विभवांतर अलग अलग होगा और उसमें आने वाली धारा समान होगी। ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, तो बात कर लेना ए पॉइंट की और बी पॉइंट की। मुझे टोटल यहाँ निकालना है आर ए बी, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो ये हो गया बी, इससे धारा निकलनी होगी करंट आई। अब देखिए जो धारा यहाँ आ रही होगी वो पूरे पर्पस में लौट कर आ रही होगी, यानी धारा में कहीं चेंजिंग नहीं हुई है। बस चेंज क्या हो रहा है, इसके पोटेंशियल डिफरेंट में यहाँ V1 लगेगा, यहाँ V2 लगेगा और यहाँ V3 लगेगा। विभवांतर यहाँ V1 यहाँ V2 वहाँ V3। अब इसकी डेफिनेशन इसके निगमन के अनुसार हम बात करेंगे, तो यहाँ समझ लीजिए, मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ। ठीक है, क्या है? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो देखिए मैं यहाँ सिरा बना देता हूँ आपको, कट छिला। ठीक है, अब देखिए पहले प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का पहला, सॉरी, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। फिर इसके बाद क्या होगा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यानी कि पहले का दूसरा दूसरे के पहले से और दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को बेटा क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, सीरीज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यदि क्या, यदि श्रेणी क्रम में R1, R2 व R3 प्रतिरोध लगे हों एवं उस चालक में प्रवाहित धारा या उसमें प्रवाहित धारा I तथा उनके सिरों पर लगा विभवांतर तथा उनके सिरों पर लगा विभवांतर क्रम से, क्योंकि तीनों पे अलग अलग है, V1, V2, V3 हो, तो तीनों में क्या हो, V1, V2, V3 हो, तो क्या कह सकते हैं, ओम के नियम से। ध्यान आया कुछ? लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो जल्दी देख कर आइए, टाइम वेस्ट नहीं करें अपना, पहले उसको देखें। ठीक है, तो ओम के नियम से आप क्या कर सकते हैं, V बराबर आई आर। अब V1 बराबर क्या लिखोगे, IR1, V2 बराबर क्या लिखोगे, IR2, V3 बराबर क्या लिखोगे, IR3। समझ रहे हो बात को? ओम के नियम से V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, जैसे कि यहाँ V1, V2, V3 इसका परिणामी विभवांतर निकाल लें। ठीक है, V टोटल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, टोटल भी कैसे निकालेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं परिणामी विभवांतर। ठीक है, तो परिणामी विभवांतर क्या है, ये आ गया। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं। V बराबर क्या था, IR, V1 बराबर क्या था, IR1 प्लस V2 बराबर क्या था, IR2 प्लस V3 बराबर क्या था, IR3। इन सभी में बेटा I कॉमन है, I को ले लीजिए बाहर, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। हम
क्या कर सकते हैं, आई आई से कट कर सकते हैं। यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैंने 3 प्रतिरोध लिए हैं इसलिए 3 प्रतिरोध तक सीमित है। अगर आप n प्रतिरोध लेते हैं तो मतलब कई सारे प्रतिरोध लेते हैं तो इसका फॉर्मूला आप कुछ इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो R1 प्लस R2 और आपने जितने प्रतिरोध लिए उसके नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सीढ़ी क्रम का क्या संयोजन है। इसके बाद ही मैं जस्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ समांतर क्रम का संयोजन, ठीक है। तो देखिए आप तुरंत ही, तो देखिए बेटा समांतर क्रम संयोजन देखते हैं बहुत ही जल्दी से, स्पीड से, और बने रहे वीडियो पर, ठीक है। समांतर क्रम क्या होता है, देखिए यदि आपके पास प्रतिरोध लगे हो एक ही बिंदु से जुड़कर, ठीक है, ये आपका पहला प्रतिरोध, ये आपका दूसरा प्रतिरोध, और ये आपने जोड़ रखा है इस पर ही तीसरा प्रतिरोध, ठीक है, और इसको आपने जोड़ रखा है एक बैटरी के साथ, विभवांतर कह सकते हैं आप उसे, ये प्लस ये ना, तो करंट प्रोवाइड करा रहा है आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ जो क्या आपका समांतर क्रम में, जैसे कि हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा था विभवांतर अलग था, धारा सेम थी, यहाँ उल्टा कर दे, यहाँ विभवांतर सेम रहेगा और धारा चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिए यहाँ से धारा निकलेगी आई, वो इस मान पर आएगी जो कि कितने भाग में बढ़ जाएगी, 3 भागों में बढ़ जाएगी। ये संधि का नियम के अकॉर्डिंग I1 इसमें जाएगी, I2 इसमें जाएगी और I3 इसमें आएगी। इसके प्रतिरोध को R1 मानेंगे, इसके प्रतिरोध को R2 मानेंगे, इसके प्रतिरोध को R3 मानेंगे। चित्र में कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आगे समझ लीजिए आगे क्या कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं ये देखिए, आगे हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। देखिए इन सभी का जो पहला सिरा है वो सब कहां पर आ रहा है, एक बिंदु पर आ रहा है, और इन सब का जो पहला सिरा है वो कहां पर आ रहा है, इस बिंदु पर आ रहा है। यानी कि पहला सिरा पहले बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यदि अब देखिए यदि समांतर क्रम में सेम चीज है बेटा, कोई डिफरेंट नहीं दोनों में, यदि समांतर क्रम में R1, R2 व R3 प्रतिरोध को जोड़ा जाए, यदि हम क्या करें समांतर क्रम में R1, R2 व R3 प्रतिरोध को जोड़ें तो क्या होगा, तथा उनके सिरों पर विभवांतर एवं उनके सिरों पर विभवांतर हुई और प्रवाहित धारा क्रम से क्या हो जाएगी, I1, I2, I3 हो तो अभी भी बेटा आपको बी आई आर जगह सब दे रहा है तो अभी भी किसका नियम लगेगा पता है तो कमेंट में बता दो, मैंने लिख दिया है उनका नियम लगेगा, ठीक है। ओम्स लॉ से हम देखेंगे इसको। ओम्स लॉ से क्या देख सकते हैं, B बराबर आई आर होता है, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, I बराबर B अपॉन R लिख सकते हैं। I बराबर B अपॉन R इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तीनों में करंट का मान अलग अलग है, तो तीनों के करंट का मान निकाल लेंगे तो पहले प्रतिरोध में I1 बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन R2, दूसरे प्रतिरोध में I2 बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन माफ करना R1 आएगा B अपॉन R2 और I3 बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन R3, ठीक है। यहाँ से आपको धारा का मान मिल गया है। अब हम क्या देखेंगे, हमें पता है टोटल धारा क्या है I, तो I कितने के बराबर होगी, I1, I2, I3 के बराबर होगी। यहाँ से I आ रही है, यहाँ 3 भाग बढ़ गई है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। आप इसको संधि का नियम भी कह सकते हैं जो आप आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए I का मान आप क्या रख सकते हैं, I की जगह आप क्या रख सकते हैं, I बराबर B अपॉन R, और I1 की जगह क्या लिखोगे B अपॉन R1, और ऐसे ही हम I2 की जगह लिखेंगे B अपॉन R2 और I3 की लिखेंगे B अपॉन R3। यहाँ से देखिए सभी में भी कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। B कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से B से B को चटका दीजिए, अंदर क्या बचेगा अकेला R की सीधी बचेगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना क्योंकि सुविधा है फ्री, ठीक है।
फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कोई खेद है तो जरूर बताना, क्योंकि सुविधा है आपके लिए, सब कुछ फ्री। ठीक है, आप इसको एक और ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लो प्रतिरोध और ज्यादा हो तो आप उसके अकॉर्डिंग n प्रतिरोध हो, तो r1 प्लस r2 डॉट डॉट जितने प्रतिरोध हो उतने का जोड़ कर देना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई दोनों क्रम। और ध्यान रखना, मैंने मजाक नहीं कराए हैं। ये देखिए मैंने एक साइट बना दिया आपके लिए important.com। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आते हैं तो आपको करने हैं। अगर ये नहीं आते हैं तो इन पे आपके प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, यूपी बोर्ड में ये देखा जा सकता है। ठीक है, इस बार के पेपर में 2024 के पेपर में ये यसेडी क्रम का देखा जा सकता है। और बहुत ही सुंदर से टॉपिक है, कोई ज्यादा जटिल टॉपिक नहीं होते हैं, और 5 या 7 नंबर आपको दे जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत सामर्थ्य एवं शक्ति, ये दोनों एक ही है, जैसे कि महाभारत में कहा जाता था है तो इनमें सामर्थ्य, तो मुझसे युद्ध करो कहा जाता था। ऐसी सामर्थ्य भी शक्ति, पावर, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं है, सेम चीज है। सामर्थ्य मतलब शक्ति, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कीजिए, जो आपके अंदर शक्ति है उसका प्रदर्शन कीजिए आप, ऐसे महाभारत में कहा जाता था बेटा, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, अब देखिए विद्युत ऊर्जा क्या होती है बेटा। यदि किसी चालक में आप आवेश को लेकर आ रहे हो तो आप जो एनर्जी खर्च कर रहे हो, वही खर्च एनर्जी आप कर रहे हो, उसी को आप विद्युत ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो किसी चालक में, सिंपल सी लैंग्वेज में आप देंगे, किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा खर्च होती है, जिसे आप कह सकते हैं व्यय होती है। ठीक है, होती है, उसे विद्युत ऊर्जा, ठीक है, कहते हैं। इसका जो बेटा सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो प्रतीक बेटा क्या होता है, W। क्या होता है, W। W से कुछ ध्यान आ रहा है, दिमाग में मत चले जाना बेटा, W ढूंढते रहो, यहाँ का W ध्यान देना। ठीक है, तो इसका जो प्रतीक होता है W होता है, और इसकी जो यूनिट होती है मात्रा, तो आप कोई भी काम करते हैं उसका मात्रक बेटा जो भी होगा क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकालते हैं। तो बेटा आवेश को प्रवाहित करने में जो कैपिटल ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा यानी कार्य। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा VW बराबर V इंटू Q। अब हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT। क्या होता है, IT। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला W बराबर VIT। क्या किया मैंने, Q की जगह IT राइट कर दिया। कभी भी अगर आपके टिक मार्क में इस बार 20 टिक मार्क आएंगे बेटा, उसकी भी एक सीरीज लेकर आएंगे अच्छा सा, टिक मार्क के टिक मार्क, फिजिक्स के टिक मार्क, बायोलॉजी के टिक मार्क। ठीक है, और आपका टिक मार्क नहीं बने तो आप मेरे पास आ जाए। ठीक है, एड्रेस मैं आपको लिख के मैं दे दूंगा, और बताइए। ठीक है, अब देखिए ये कैसे पूछा जा सकता है टिक मार्क। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत विभवांतर और धारा के बीच संबंध का सूत्र है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत विभवांतर और धारा के बीच का सूत्र का संबंध कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इसको और भी पदों में लिख सकते हैं। देखिए W बराबर, अगर आप I की जगह V/R राइट करते हैं, I की जगह क्या राइट करते हैं, V/R, तो ये हो जाएगा V²/R और साथ में क्या लगा है T। दूसरा फॉर्म आप क्या राइट कर सकते हैं, यदि आप V की जगह IR राइट करते हैं, क्या करते हैं IR, तो ये हो जाएगा W बराबर I²R और ये साथ में T। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये भी इसके फॉर्मूले ही अलग से नहीं आए, ये भी संबंध को बताते हैं। ठीक है, बस ये फर्क है, इसमें विद्युत विभवांतर और धारा है, इसमें
विद्युत विभवांतर प्रतिरोध है, इसमें धारा और प्रतिरोध है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक को, ये नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति। शक्ति क्या है बेटा, आपके पास पावर है, आप उस पावर का यूज कहाँ करेंगे, किसी काम को करने में, और वो काम किसी न किसी समय में आप कर रहे होंगे। ऐसे यहाँ है कि कार्य करने की दर किसी चालक में, लेफ्ट से राइट करते हैं, राइट से अच्छा लगेगा। किसी चालक में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति, ठीक है, कहते हैं। किसी चालक में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं बेटा। इसका प्रतीक होता है P। क्यों हो रहा है, देखिए P यहाँ से दिख गया आपको, पावर, P मीन्स पावर, और इसका मात्रक होता है बेटा वाट। क्या होता है, वाट, ठीक है, जिसे आप W से लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है वाट। सूत्र देखिए, P बराबर में बहुत ही शानदार जानदार सूत्र लगाओगे, P बराबर W/T। कार्य करने की दर, दर मतलब जो टाइम लग रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं P बराबर W/T। दूसरा मात्रक शक्ति का, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। और टाइम का क्या होता है, नहीं पता, सीख लो बेटा, सीख लो। जूल/सेकंड इसका दूसरा मात्रक हो जाता है। और नहीं पता तो आज पता लगा, है ना, इतने दिन से नहीं पता तो भूल मत जाना बस, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये टॉपिक भी क्लियर होता है। और आप चाहें अगर कोई और टॉपिक रह रहा है, आप कमेंट में मुझे और बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। अभी वीडियो पर थोड़ा सा और बने रहना, मैं इसको रख कर रहा हूँ और सूचना दूंगा। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने लेक्चर पूरा अटेंड किया। जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर अटेंड किया, अगर उनको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताना। अगर इतने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर उसमें आपको कोई भी सर आपको ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, सर आपको ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें। अगर कमेंट में नहीं बता रहे हैं तो मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पे बताएं, क्योंकि आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मुझे और आपको दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मैं अपना फ़ोन नंबर कमेंट में राइट कर दूँगा। और कोई भी इशू है वीडियो के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, वीडियोग्राफी के ऊपर, तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप हमारे ऑफिशियल चैनल, एकलौता चैनल मैग्नेटिक साइंस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, ना कोई इशू मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, और वो आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है। आगे देखिए, कोई भी इशू है कमेंट में जरूर बताना। और तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ अगले लेक्चर के लिए जरूर जुड़ूंगा। लेकिन यहाँ तक है, ये लेक्चर खत्म हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अगर और भी कुछ टॉपिक है तो आप दिल खोल के बताना, MS सर आपके साथ जरूर वो चीज़ बताएंगे कौन सा टॉपिक डिस्कशन करना है हम लोगों को और कौन सा नहीं करना है, ठीक है। और जितने बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर डेट आ गई है, डेट शीट आ गई है, वो निश्चित रहें, डेट शीट आएगी तो हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप निश्चित होकर पढ़ाई कीजिए, दिन रात में मेहनत कीजिए। माता पिता, अपने इंस्टीट्यूट कोचिंग जो भी आप करते हो या यूट्यूब से आप स्टडी करते हो, उसका नाम रोशन कीजिए, ठीक है। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन स्टडी क्या, ऑफलाइन चाहिए, बट दोनों में बेनिफिट है, कोई इशू नहीं होता है। ऑफलाइन में अच्छे करते हैं बच्चे, कोई ऑनलाइन अच्छा पढ़ता है, तो हैबिट के अनुसार आप अपनी स्टडी कीजिए और अपने एक टाइम टेबल बनाइए। आप कोई भी वीडियो देखते हैं, मेरी नहीं किसी और की भी, ठीक है, तो आप नोट्स जरूर लेकर बैठा करें, अपने नोट्स उसमें राइट जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए इतना आज के लिए बहुत है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट मंथ हम जरूर मिलेंगे। मैं MS आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।